हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में अपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को देख रहे हैं। ये हमारे यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन निकले थे। अब हम इसमें पहले थ्योरी को देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और इंग्लिश में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बोलते हैं। ओके, अब क्या जरूरत पड़ी भाई इसकी, ये किसके लिए है? भारत में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र वो होते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण रहे, ठीक है भाई, उनको बोलते हैं, के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया एक केंद्रीय कानून है। यानी कि सीधी सी बात है, जो सरकारी है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए वो भ्रष्टाचार ना करें, वो कुछ भी उल्टा पुल्टा करेंगे जो सरकार से वेतन ले रहे हैं उनके लिए है ये कानून, ठीक है भाई। तो ऐसे कर्मचारी, ऐसे व्यक्ति जो सरकार से वेतन ले रहे हैं, सरकार से लाभ उठा रहे हैं, तो वो अगर कुछ भ्रष्टाचार करते हैं उन पर यह कानून लागू होता है। ये आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट हमारे यहां पर हो जाती है ये चीज। अब ये कब पारित किया गया संसद के द्वारा? ये 9 सितंबर 1988 को पारित कर दिया गया है और लागू भी तभी हो गया था, सितंबर में ही इसको लागू कर दिया गया, 12 सितंबर 1988। ये हमारे लिए दोनों डेट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें जो आपको चैप्टर मिलते हैं वो 5 है। कितने हो जाएंगे? 5। और इसमें कुल धाराएं जो है वो 31 है। आपको 31 नहीं कवर करनी है, कुछ करनी है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आ जाओ अब आगे। अब देखो, इसमें जो धाराएं आपको देखने को मिलती है, धारा 1 में तो आप सब जानते ही हैं कि जो भी हम एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें धारा में शुरू में क्या आता है। 1 और 2 आप जानते हो। तो 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में, यानी कि इसका शॉर्ट में नेम क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इसका 1988 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये इसका संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट में नेम है, ठीक है। विस्तार पूरे भारत पर है, पूरे भारत में ये लागू किया गया। 12 सितंबर 1988 को ये प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ है। तो इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। भारतीय नागरिक भारत से बाहर रह रहा है उस पर भी लागू होगा ये, ठीक है भाई। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखो धारा 2 में क्या है? परिभाषा। हमने ज्यादातर धारा 2 में यही देखा है कि परिभाषाएं आते हैं, ठीक है भाई। अब परिभाषा से क्या मतलब है? परिभाषा से ये मतलब है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, है ना भाई। वही लोग इसमें शामिल होंगे, आप लोगों को पता है कि जो सरकार से पैसा ले रहे हैं, है ना, जो सरकार से सरकारी लाभ ले रहे हैं, वही लोग इसमें शामिल होंगे। यानी कि पैसा लेने वाले सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो धारा 2B, इसमें लोक कर्तव्य को बताया पहले तो कि भाई लोक कर्तव्य क्या होता है। लोक कर्तव्य ये होता है ऐसा कर्तव्य जिसको करने से जनता या संपूर्ण समुदाय का हित का भला होता है, उसको लोक कर्तव्य कहते हैं हम। जनता के लिए किया गया लोक कर्तव्य, ठीक है भाई। अब लोक सेवक कौन कौन होते हैं पहले ये देख लेते हैं। लोक सेवक वो व्यक्ति जो सरकार से वेतन लेता है, वो लोक सेवक होता है, ठीक है। अच्छा, वो व्यक्ति जो सरकार के नियंत्रण के निगम, निकाय, कंपनी में या प्राधिकरण में सेवा वेतन प्राप्त करता है, वो भी लोक सेवक ही है। कोई भी न्यायाधीश, वो भी लोक सेवक है, ठीक है भाई। न्यायालय के प्रशासन में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत रखे गए हैं। आयुक्त हो गए, जैसे हमारे कमिश्नर्स हो गए, ये सभी लोक सेवक होते हैं। निर्वाचन सूची से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति लोक सेवक होता है, ठीक है। बोलता है सहकारी समिति, सहकारी समिति भी लोक सेवक में ही आती है। जैसे कि कृषि, उद्योग, बैंक, व्यापार से संबंधित समिति के अध्यक्ष, कर्मचारी, ये सब ध्यान रखोगे लोक सेवक होते हैं। ओके, लोक सेवा आयोग, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, या बोर्ड, अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों को लोक सेवक, ध्यान रखोगे, लोक सेवा से संबंधित माना जाता है, ये भी लोक सेवक में ही होते हैं। किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर या अन्य अध्यापक, सभी को लोक सेवक माना जाता है, ये भी लोक सेवक, ठीक है भाई। और ये अगर कुछ कांड करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे इसी अधिनियम के तहत, ये बात ध्यान रखना, इसका मतलब ये है, ठीक है। आ जाओ भाई। अब धारा 3 की ओर चलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है भाई। हमेशा किसी भी एक्ट में धारा 3 बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है इसके तहत, ठीक है भाई, यानी कि पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज। ओके, अब देखते हैं
नियुक्ति केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। विशेष न्यायाधीशों के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, है ना, ध्यान रखोगे, या फिर सत्र न्यायाधीश को या फिर जिला जज को। क्यों किया जा रहा है, इस मामले की सुनवाई करने के लिए, ठीक है भाई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई बंदा पकड़ा जा रहा है भ्रष्टाचार करता हुआ, उसके लिए, ठीक है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ठीक है भाई, या फिर सहायक सत्र न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति की जाती है। ओके, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है, आ गई वही बात। मान के चलो अपराध करने के लिए किसी आदमी ने अपराध कर दिया है, पकड़ा गया है, या फिर अपराधों के षड्यंत्र बना रहा है वो, ठीक है भाई, उसके ऊपर मुकदमा चलना है। अपराधों के दुष्प्रेरण उकसाने के लिए, समझ गए भाई, या फिर उपरोक्त मामलों की सुनवाई विचारण के लिए विशेष नियुक्ति की जाती है। तो इसलिए इनकी नियुक्ति की जाती है कि भाई देखो ये वो बंदा था जो सरकार में बैठा हुआ भ्रष्टाचार कर रहा था, जज साहब पकड़ो और लटकाओ इसको, ठीक है, पकड़ो और इसको जो है दंड दीजिए किसी भी मामले में, ठीक है भाई, जो भी वो लिप्त हो भ्रष्टाचार में जिसमें भी। धारा 5 को देखते हैं। अब धारा 5 क्या कहती है, कहती है विशेष न्यायाधीशों के अधिकार एवं प्रक्रिया की बात कहती है, ठीक है भाई, उनके अधिकार और प्रक्रिया क्या रहेगी, वो क्या अपनी तरफ से कर सकते हैं विशेष न्यायाधीश, वो कैसे तुम्हारे ऊपर हावी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, विशेष न्यायाधीश अभियुक्त की सुपुर्दगी यानी कि अनुपस्थिति के बिना भी सुनवाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी लोक सेवक पर लग गया भाई ये भ्रष्टाचार अधिनियम, उसने किया है कोई भ्रष्टाचार और वो फरार हो गया, भग गया, पकड़ में भी नहीं आ रहा, तो फिर भी जज काम कर सकता है, फिर भी सुनवाई हो सकती है, वो पकड़ में नहीं आ रहा फिर भी कर सकती है, ठीक है भाई। तो विशेष न्यायाधीश अभियुक्त की सुपुर्दगी अनुपस्थिति के बिना भी सुनवाई कर सकते हैं। विशेष न्यायाधीश के पास इस अधिनियम की सुनवाई करते समय, है ना भाई, जिला, ध्यान रखोगे, जिला जज की सभी शक्तियां रहेंगी। ओके, अधिनियम से संबंधित अपराधों के लिए वह कोई भी दंड उसे दे सकता है, समझ गए भाई, जो भी उस अपराध के हिसाब से बैठ रहा है। धारा 6 क्या कहती है, संक्षिप्त विचारण की शक्ति। संक्षिप्त विचारण क्या होता है, जैसे छोटे और कम गंभीर मामलों की शीघ्रता से निपटारा, इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। तो संक्षिप्त विचारण की शक्ति, संक्षिप्त विचारण की शक्ति विशेष न्यायाधीश के पास होती है, समझ गए भाई। यदि विशेष न्यायाधीश संक्षिप्त विचारण करता है तो दंड दे पाएगा, अधिकतम कारावास 1 साल। यानी कि छोटा कोई मामला आया है और फटाफट उसका वो निपटारा करना चाहता है, कर सकता है, उसके हाथ में वो पावर है। ओके, तो देख रहे हो यहां पे विशेष न्यायाधीश का बड़ा काम है, स्पेशल जज का यहां पर बड़ा काम है, और स्पेशल जज जिला जज की हैसियत से बैठता है, ये बात ध्यान रखना, उसकी हैसियत से इस काम को करेगा, ठीक है। अध्याय 3 चैप्टर 3 को देखते हैं। अपराध एवं शक्तियों से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है भाई। और इसमें धारा 7 क्या कहती है, लोक सेवक का रिश्वत लेना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट धारा, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब उस व्यक्ति पर आ जाते हैं जो सरकारी तनख्वाह तो ले रहा है और भ्रष्टाचार भी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटीज में कर रहा है या किसी ऑफिस में कर रहा है, सरकारी ऑफिस में वो, ठीक है। रिश्वत यानी कि ब्राइब, यदि कोई लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्य के लिए मिलने वाले वैध पारिश्रमिक से अलग आय प्राप्त करने के लिए धन, इनाम, गिफ्ट लेता है, उसे रिश्वत कहते हैं, समझ गए भाई, उसको रिश्वत कहते हैं। बहुत आसान सी भाषा में यहां पर लिख दिया गया है। बाद में जब पेपर से पहले आप एक बार पीडीएफ भी देखना चाहते हैं 5 मिनट में, तो इसको आराम से आप देख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कोई लोक सेवक रिश्वत लेता है तो दंड, पकड़ा जाएगा, ठीक है, कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की उसको जेल हो सकती है ना भाई, ध्यान रखोगे, और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। धारा 8 में आते हैं। अभी पकड़ा गया है लोक सेवक, अब फिर देखते हैं 8 में। किसी लोक सेवक को रिश्वत देना भी अपराध माना जाएगा। देखो, अगर रिश्वत दे रहे हो तुम, है, समझ गए, चुपचाप तुम जो कहते हो साहब इतना पैसे में यार कर लो, तुम भी उतने ही गुनहगार हो, ये ध्यान रखना, अगर तुम रिश्वत दे रहे हो तो, ठीक है। किसी लोक सेवक को रिश्वत देना भी अपराध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को, किसी सरकारी व्यक्ति को रिश्वत देता है तो दंड 7 साल तक तथा जुर्माना या दोनों, समझ गए, दोनों चीजों में नपोगे। ओके, और विवशता, मजबूरी में रिश्वत देने वाला अपराधी नहीं माना जाएगा, समझ गए, तो ये आप ध्यान रखना। तो वो विवश है,
मजबूरी है उसकी, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, परंतु 7 दिन के भीतर उसे जानकारी देनी होगी, ये भी आप ध्यान रखोगे कि उसने क्यों दी है, क्या कारण रहा। ठीक है भाई, पहले दे देना, ठीक है, बाद में कहना साहब मेरी तो मजबूरी थी ये देना, ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं बहुत अच्छे से, तुमको ना पुलिस का बार बार धन्यवाद कहना चाहिए। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा? क्योंकि पुलिस आपको हर बार बचा देती है कोर्ट जाने से, समझ गए? आप बोलोगे कैसे? आप दिन भर में बहुत अपराध करते हैं, अगर उस छोटी छोटी सी बात के लिए आपके ऊपर मुकदमा लिखे जाने लगा तो आप कितनी बार कोर्ट जाओगे, और जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा होगा तो कितनी तारीखें लगेंगी, तुम्हारा आना जाना पैसा खर्च और जीवन खर्च हो जाएगा। तो जो तुम पुलिस को कभी कभी गलत बोल जाते हो ना, है ना, कि भाई पुलिस तो बहुत ये करती है, वो करती है, तंग करती है, परेशान करती है, समझ गए? पुलिस तुम्हारी मदद भी कर रही होती है लेकिन वो कहती भी नहीं है, समझ गए? वो तुम्हारी मदद ऐसे कर रही होती है कि बेटा यहीं निपट जाएगा तेरा मामला, नहीं तो घूमता रहिए तुम, समझ गए, जाता रहिए, परेशान हो जाएगा छोटी छोटी सी बात के लिए, समझ गए? तो वो बहुत, और एक बार मैं तुम्हें ध्यान से समझाऊं, अगर तुम एक बार कोर्ट गए किसी भी छोटे मामले के लिए तो कोई भी जज ये नहीं चाहता, कोई भी वकील ये नहीं चाहता कि तुम 5-6 साल से पहले निपट जाओ। वकील का खाना खर्चा 5-6 साल तक चलता है और भी लंबा चल जाता है। अगर तुम आज भी अपना केस बोलोगे ना कि दूसरी पार्टी तो हाथ मिला के जो है हमसे सलाह मशवरा करके इस केस को निपटाना चाहती है, तो फिर भी जज को यार ऐसे लगेगा भाभी नहीं 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 अभी नहीं, इसको लटकाओ, उसको फिर भी तुम्हें वो 1-2 साल खींच देगा। अगर तुमने आज से भी कहना शुरू किया कि हम तो फैसला कर रहे हैं, समझ गए, 1-2 साल फिर भी खींच के ले जाएंगे वो उसको। ये सत्य चीजें हैं, क्योंकि कोर्ट का खर्चा कहां से चलता है, समझ गए, तुम लोगों से। वकील का खर्चा कहां से चलता है, तुम लोगों से। कभी ये वाला पर्चा लगाओ, कभी ये वाला लगाओ, आज ये वाली सुनवाई, आज वो वाली सुनवाई, और जब तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट आएगा, फैसले की बात आएगी, आज जज साहब नहीं आए, समझिए, आज गर्मी की छुट्टी हो गई, आज सर्दी की छुट्टी हो गई, समझ गए, आज जज साहब की तबीयत खराब थी, आज जज साहब वहां मीटिंग में गए थे, आज वकील साहब नहीं आए, समझ गए, आज दोनों के वकील साहब नहीं आए, अगली तारीख लग गई है, अगली तारीख आई तो फिर अगली तारीख में जज नहीं आए, समझिए। तो दिमाग लगाया करो, तुम्हें पुलिस का धन्यवाद कहना चाहिए। अभी तुम किसी चीज में अगर नहीं लिपटे हो तो इस वजह से तुम पुलिस को जो है बुरा भला कह सकते हो, क्या हाँ भाई ये तो ऐसे है वैसे है वैसे है, क्योंकि लिपटे नहीं हो। जब लिपट जाते तो तुमको पता लगेगा कोर्ट तक पहुंचने में, यार इससे बढ़िया तो मेरा वहीं फैसला हो जा रहा था, थाने में ही सब चीज हो जा रही थी, आज मैं यहां तक आ गया। ये सब ईगो पे जाते हो आप, समझ गए? कोई भी छोटा सा मामला आपके साथ आया, आप ईगो पे लेके अरे चलो मैं तो एफआईआर करके आऊंगा। पुलिस वाला समझ रहा होता है कि यार चलो इसको थोड़ा सा यहीं पर दंड लगाए देता हूं इसके ऊपर छोटा मोटा, कि यहीं पर ही निपटारा हो जाएगा, समझ गए, कि यहीं पर ही ये अपना फैसला कर लेंगे, आगे भेजूंगा, मेरे लिए भी फड़क है, इनके लिए भी फड़क है, जबरदस्ती ईगो में आप आगे लेके जाते हैं और ईगो में आपका जीवन खराब हो जाता है। सिर्फ ईगो, अगर उसको वहीं निपटा लो तो क्या बिगड़ जाए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ईगो की वजह से तुम्हारा भी उतना ही नुकसान हो रहा होता है जितना सामने का हो रहा था, लेकिन तुमको लग नहीं रहा होता, तुमको लगता है अरे मैंने अगले वाले को फंसा दिया, फंसा नहीं दिया, तुम भी उतना ही जा रहे हो जितना वो जा रहा है उधर उधर, समझ गए? थोड़ा इस पर दिमाग लगाओ, कभी भी ईगो के चक्कर में आगे नहीं जाना चाहिए, वहीं निपटा लो, 5 मिनट में निपट जाएगा। शांति से सोच कर तो देखो, इसमें कोई दबता या कोई नीचा या कोई, है ना, ऐसे नहीं हो जाएगा कि कमजोर, कोई नहीं होता इसमें, समझदारी से काम लेना बोलते हैं इसको, समझ गए? और जिसने गलत किया होता है जिसके खिलाफ, उसका रिजल्ट भगवान 15-20 दिन में ही दे देता है, तो टेंशन लेने वाली क्यों बात है? ठीक है भाई, चलो, उम्मीद है समझोगे। धारा 9 क्या कहती है, आ जाओ अब आगे। किसी वाणिज्यिक संस्थान द्वारा रिश्वत दिया जाना। कोई वाणिज्यिक संस्थान दे रहा है पैसे, भाई थोड़े से रुपए ले लो यार, देखो हमारे यहाँ थोड़ा सा इलीगल काम चल रहा था, एक काम करो तुम थोड़े से, ठीक है, इसको कह देना इलीगल नहीं चल रहा था, ठीक है। तो किसी वाणिज्यिक संस्थान के द्वारा रिश्वत दिया जाना, वाणिज्यिक संस्थान अपराधी माना जाएगा, ठीक है, लेकिन कैसे, पहले ये देख लेते हैं। धारा 10 भी ये क्लियर कर देती है कि यदि रिश्वत देने का अपराध वाणिज्यिक संस्थान करे तो दोषी सिर्फ वहां के निदेशक, प्रबंध सचिव, अन्य को माना जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें दंड क्या है? जेल न्यूनतम अवधि इसमें 3 साल और अधिकतम आपको 7 साल तक की या जुर्माना, ठीक है भाई, देना पड़ सकता है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, आ जाओ नेक्स्ट पर। अपराधों के दुष्प्रेरण यानी कि उकसाने के लिए दंड, अगर उकसाओगे तो भी दंड है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अपराधों के
दुष्प्रेरण उकसाने के लिए दंड। यदि कोई किसी को इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए उकसाता है तो, है ना भाई, या अपराध होता है, अपराध नहीं होता है, तो दोनों ही दशा में उकसाने वाला अपराधी हो। दंड क्या है? उस व्यक्ति की कारावास की अवधि न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल तथा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है। धारा 13, लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवाचार यानी कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट। ये क्या है? यदि लोक सेवक उसको प्राप्त संपत्ति को कपटपूर्ण तरीके से या फिर बेईमानी से अपने उपयोग में लेता है या ट्रांसफर कर लेता है, अपने पद पर रहते हुए अपने आप को समृद्ध, पैसा संपत्ति कमाता है, करता है, समझ गए? तो ऐसे में उसे दंड क्या है? ऐसा कृत्य करने पर न्यूनतम कारावास 4 साल और अधिकतम 10 साल की सजा दी जाती है। साथ ही ध्यान रखोगे जुर्माना भी देना पड़ेगा। समझ गए? अगर आप आप लोक सेवक हैं भाई, आपको सरकार ने कुछ संपत्ति दे रखी है, क्या आप इसको लीजिए, तुम उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चलेगा। ठीक है, हड़पोगे नहीं तो ऐसे आप ध्यान रखोगे 4 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, ये ध्यान रखना। धारा 14, अभ्यासिक अपराधी यानी कि बार बार अपराध करने वाले के लिए दंड। बार बार करने वाले के लिए, यदि कोई बार बार इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करता है तो दंड सजा न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक का कारावास, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यह भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है। उसके बाद है धारा 15, लोक सेवक आपराधिक अवाचार प्रयास के लिए सजा, यानी कि आपने कुछ गलत करने की सोची है सरकारी पद पर रहते हुए, तो न्यूनतम 2 साल तक और अधिकतम 5 साल तक की सजा होगी, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। धारा 17, जांच, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा भाई इसमें, है ना भाई, जांच। दिल्ली पुलिस के मामले में इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, और महानगर जो है हमारे मुंबई, कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद के मामले में सहायक पुलिस अधिकारी, एसीपी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे अन्य जगह पर ध्यान रखोगे उप पुलिस अधीक्षक करता है। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। धारा 18, बैंकों की बहिया की जांच करने का अधिकार किसके पास है? आप बैंक के जो अकाउंट है, मतलब उस अकाउंट के अंदर पैसा आपका कहां से कैसे आया है, इसकी जानकारी कौन ले सकता है? पुलिस अधीक्षक, एसपी से ऊपर की रैंक के अधिकारी के पास यह अधिकार होता है। ओके भाई, अब आ जाते हैं धारा 19 पर। किसी लोक सेवक पर अभियोग यानी कि केस चलाने से पूर्व मंजूरी लेने की जरूरी है। अब वो मंजूरी लेना जरूरी कैसे? यदि लोक सेवक केंद्र सरकार से संबंधित हो तो केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, यदि वह राज्य सरकार से संबंधित है तो राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। यदि लोक सेवक अन्य सरकार से संबंधित है, ठीक है भाई, कहीं की केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से संबंधित है, तो सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी। अब ये सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? ऐसा व्यक्ति अथवा संगठन जिसके पास संबंधित विषय में निर्णय लेने की वैधानिक क्षमता है। ठीक है भाई, ओके, आ जाओ। धारा 21 क्या कहती है? लोक सेवक अपने मामले में शपथ के साथ साक्ष्य दे सकेगा। ठीक है भाई, और ये साक्ष्य मान्य होंगे कि देखो साहब मैंने नहीं किया कुछ भी, बाकायदा शपथ के साथ, ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। ठीक है भाई, ओके। धारा 25, यह एक्ट थल सेना, जल सेना और वायु सेना पर लागू नहीं होते हैं, क्लियरली अलग है। धारा 27, इस एक्ट के तहत अपील पुनरीक्षण करवाना है तो यह अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है भाई, यानी कि अगर आप कुछ भी अपील इसके खिलाफ चलाना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ तो ये गलत हो गया, मुझे फंसाया जा रहा है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा के तहत निपटाया जाता है। धारा 13 आएगी है। ठीक है भाई, 13 हमने देखी है, आ जाओ नेक्स्ट पर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को की अनुमति है, किसकी? 21 में अभी हमने देखा, अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनाने की, यानी कि आप अपने साक्ष्य दे सकते हैं शपथ के साथ। आपने अभी देखा था यहां पर, अगर आपको याद है तो। ठीक है भाई, ये रहा यहां पर धारा 21। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एक लोक सेवक द्वारा किसी आपराधिक कार्य के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान किसके तहत किया गया है ना भाई? वो है अधिनियम 1988 की धारा 7 के। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 3 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए इस एक्ट में।
केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? सामंथन ने किया था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, श्री के सामंथन। और केंद्रीय सत्कर्ता आयोग कब बना है? 1964 में बना है ना भाई, 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये थे तुम्हारे, ये वाला एक्ट कंप्लीट हो गया। इस एक्ट में ये सारी चीजें थी, बहुत आसान सी भाषा के थे, कुछ भी था इसमें? कुछ भी नहीं था, आराम से आप याद रख सकते हो। यहां पर हमारी 3 से 4 बजे के बीच में आपको यूपीएसआई की क्लास मूल विधि की देखने को मिल जाती है। हमने इससे पहले और भी एक्ट किए हैं कई सारे, वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। डेली बेसिस पर हमारी यहां पर क्लास चलती है मूल विधि की, और हम पूरी यूपीएसआई में और भी हमने टॉपिक किए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। हमने बाकी भी की है, वो भी आप कर सकते हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। फिर मिलूंगा मैं। इसकी पीडीएफ विनीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और 5 बजे हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की जीएस की क्लास चलती है, और 9 बजे दिल्ली पुलिस के लिए लाइव क्लास चलती है, और 10 बजे रेलवे के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।